बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो उसमें ये नहीं कहा जाता था कि ये बच्चा इसमें है तो ये इसी में, इसको आर्चरी अच्छी है तो ये उसमें जाएगा। वो एक पूरा एक एजुकेशन सिस्टम था जिसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो वो मेरे ख्याल से कहीं बेहतर सिस्टम था। फ्यूचर जनरेशन के लिए हम ऐसा क्या मैकेनिज्म तैयार करें जिससे हमारे युवा, हमारे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ें या अपनी समाज से जुड़ें, और इसके लिए ऐसा क्या मैकेनिज्म किया जाए कि आप जो है उसको नेचर से जोड़ें, और ये कैसे बैलेंस स्थापित करें कि आपकी जो वर्तमान समय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लेखक के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको बोलता हूँ कविता लिख दूँ, वो अभी कविता लिख दे रहा है, और आप हिमालय में बैठ के 5 दिन तक आपको भाव आ रहे हैं। तो ये जो चुनौती है, इस चुनौती को बच्चों की क्रिएटिविटी में कितना खतरा है, और एक लेखक के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है? इसका सोल्यूशन तो है, जैसा मैं बोल रही हूँ, एजुकेशन सिस्टम के अलावा, और जो कि हो गया है चेंज, उसके अलावा सोल्यूशन है ही। और माँ बाप जब तक नहीं समझेंगे इस चीज़ को, वो बच्चों तक जाएगी नहीं बात। क्योंकि आप अड़ोस कितने ही आप सेंटर खोल रहे हैं, आप ये बताइए, आपने जैसे लाइब्रेरी आपने चला रखी, उसमें आप किताबें हैं, बच्चे उनको इनवाइट करते हैं आके पढ़ें, पर अगर माँ बाप ही बच्चों को टोकेंगे कि तुम कहाँ टाइम बर्बाद करने जा रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, तुम्हारा कंपटीशन सर पे, तो आप क्या कर लेंगे, उस लाइब्रेरी का क्या हो जाएगा? तो माँ बाप भी तो समझदार होने चाहिए ना। तो ये बहुत ही बड़ा एक तंत्र है, ये इतना सरल नहीं है कि इसका एक सोल्यूशन है, गोली की तरह खाली सोल्यूशन निकल जाए, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मतलब वेब है, इसमें कि सब लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, तब जाके वो चीज़ होगी ना। मतलब सिलेबस में जो चेंज आया है, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट स्कूल लेवल पे वो लोग बता तो रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप इसको कीजिए, तो वो चीज़ धीरे धीरे हो रही है। पर सब लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा ना, माँ बाप को भी तो समझदार होना पड़ेगा। अब बच्चे सब इतना आसान होता है कि ना, बच्चों को कैसे आप उसमें डालें, सबसे पहले माँ बाप को पढ़ाइए ना, उनसे बोले ना, माँ बाप को अपने बच्चों को किताबें दिया करो गिफ्ट में। उनसे क्यों नहीं बोला जाता कि भाई तुम किसी के बर्थडे में जा रहे हो तो किताब लेके जाओ गिफ्ट में, वो क्यों खिलौने का डब्बा लेके जाते हैं, क्यों? तो ये माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो कि जो साइड में हो जाता है। मतलब बच्चों को कौन किताब देगा? प्लीज मतलब जब पेरेंट्स के हाथ में बिल्कुल फोन है, एग्जैक्टली, रोल मॉडल क्या है? बच्चा फोन उठाएगा, किताब उठाएगा। रोल मॉडल कौन है? पेरेंट्स है ना। मैं वही तो बता रही हूँ, मैं अपनी कहानी जो बता रही हूँ, मेरे घर में हर एक के हाथ में किताब मैंने देखती थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही नेचुरल था ना किताब पढ़ना। मतलब कोई मैंने ऐसा देखा नहीं घर में, चाचा हो चाहे यानी बड़ी माँ बाप सब नहीं। ये एक बात, इस बात को मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके पिताजी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, और आपके पास भी नहीं था, उस दौर नहीं था। नहीं, मतलब हमारे जिस दौर में मैं था, नहीं, आज भी मेरी माँ के पास मोबाइल फ़ोन है, पर फिर भी वो पढ़ती है 84 की एज में भी। वो ये बात टैकल तो यही तो बता रहे हैं, रोल मॉडल सही होने चाहिए ना। ये मिलेनियल्स हैं। अब ऐसा भी है, और जैसे आप जब कहते हैं कि माँ बाप को समझाएं, गांव के खेत में काम करने वाली जो माँ दिन भर काम कर रही है, इन परसेंट हम देखें हमारे गांव में मोबाइल तो पहुंच गया है, लेकिन गांव में आज काम भी बहुत है जो बिल्कुल एकदम नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हालत में कि कोई कहानी या कोई किताब उसके जीवन में रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। यदि वो कहानी मैं अगर बात करूं शैलेश मटियानी जी की, शैलेश मटियानी जी की कहानी को बच्चा अगर देखता है, मेरे गांव का बच्चा देखता है, अपने जीवन को रिलेट करता है, उसको बड़े चाव से पढ़ता है। तो ऐसे जो अभी फिक्शन है कि फिक्शन में बच्चा गया है, और आभासी दुनिया भी फिक्शन में है, तो उसको जो आप कर रही हैं मैथोलॉजी को रिलेट कर रही हैं इसमें, तो फिक्शन को हम कैसे बच्चों को फैक्ट्स की तरफ ले जाएं, वो जो बात है उसको, और फिर हम उसको स्कूल में जो बहुत ज़्यादा साइंस की बात करें, जैसे आपने भी कहा मुझे को बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये करने के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती का ऐसा है कि मैंने एक टाइम में NIT के लिए, NIT तो सब जानते होंगे हम श्योर, उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जिसमें कि मैं साइंस को कहानी के माध्यम से सिखा रही थी। पीरियोडिक टेबल को मैंने एक जेम्स बॉन्ड टाइप की कहानी बना के समझाया। तो ये इस तरह से हम कहानियों को लेके जा सकते हैं बच्चों तक, सब्जेक्ट्स हम कहानी से पढ़ा सकते हैं। तो पर ये एक मेरे अकेले का नहीं होता, तो
मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कहानी के साथ छुपी हुई कोई चीज़ बच्चे तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों को कहते हैं कि ये इसमें एक इन्फॉर्मेशन है या इसमें आपको सीख मिल रही है, तो शायद बच्चा उसकी तरफ नहीं जाता, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हम अगर जैसे हम सुनते थे कहानियाँ, मेरी तो क्या दादी कहानी बहुत सुनाती थी, तो दादी से कहानियाँ सुनी तो वो कहानी के माध्यम से ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ सीख गए। तो वो चीज़ जो है वो किताबों से, कोर्स की बुक्स में उन कहानियों को डालने से, कहानियों को हिंदी में लाने से, और हमारे जो अपनी पुरानी कहानी जैसे टैगोर की कहानियाँ कुछ साल पहले ही कॉपीराइट फ्री हुई हैं, तो उनको मैंने बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करके करीब 18 किताबें बनाई। तो वो कहानियों में कहीं ना कहीं कुछ सीख थी जो कि एंड में दी। तो ये कहानियाँ अब जा रही हैं, हिंदी बेल्ट में भी जा रही हैं, तो इस तरह से ही कर सकते हैं। उसके अलावा तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चुनौती हर राइटर के लिए होती है। चुनौती नहीं होती तो राइटर कहाँ का, मतलब बिना चुनौती के लिखने में भी तो मज़ा नहीं है ना, चुनौती तो चाहिए। नहीं, आपको चुनौती तो चाहिए। चैट जीपीटी दे रहा है, उसको कैसे डील करेंगे? वो तो बहुत ही अब्सर्ड होता है, उसमें तो अजीब अजीब सी चीज़ें निकल के आती हैं कि क्योंकि वो तो मैं आज भी हंसी देखता हूँ आती है। कि आज जब बच्चे, मैं कल इस बीच में कंपटीशन कराया कविता पर, तो बच्चों ने बहुत जल्दी कविताएं लिखनी शुरू कर दी अलग अलग विषय पे, और मैं सोच के तंग रह गया कि 6 में पढ़ने वाला बच्चा ऐसी कविता कैसे लिख रहा है। और मैं तो अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, तो बाद में उन्होंने कहा सर ये चैट जीपीटी से आती है, और वो बच्चा फर्स्ट प्राइज ले गया, और जो दिन भर बैठ के काम कर रहा था उसमें सेलेक्ट ही नहीं हुआ। प्राइस भी आपको चैट जीपीटी से भेजना चाहिए था नहीं, ना। तो अब मुझे मालूम नहीं था चैट जीपीटी ऐसा हो गया। तो अभी ये जो एक पायरेसी है या फिर ये एक है, नहीं, ये इस चीज़ को आप इस चीज़ से बच थोड़ी सकते हैं। जो हमारी ये डेवलपमेंट्स तो चलते ही रहेंगे ना, हम इनसे भाग थोड़ी सकते हैं। इनको हमको यूज़ करना आना चाहिए ना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो एआई को यूज़ करना है, ये जितने भी गैजेट्स हैं उनको हमको यूज़ करना आना चाहिए ना, मतलब उनमें बह के जाना चाहिए ना। बहुत साल पहले जब डिक्शनरी आई थी, बहुत साल पहले तो लोग कहते थे भाई वो डिक्शनरी आ गई, अब सारे शब्द एक साथ आ गए, क्या होगा, यू नो एवरी इनोवेशन Exactly. You have to accept it and you have to use it. मतलब उसको उनको सीखना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करें।